हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल ही शाम को आरआरबी पीयू का रिजल्ट आया। तो आज की वीडियो में हम दो चार इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। मैं ये बात जानता हूँ कि आप बहुत सारी वीडियोस अभी तक देख चुके होंगे आरआरबी पीयू के मेंस के अपने स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन आपको एक बात की मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है ना? कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही कि जो तुम्हें बाकी वीडियोस में अभी तक नहीं देखने को मिली थी। डेफिनेटली तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दूसरी बात कि अगर आप लोग इस चैनल पे आ ही गए हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना मैक्स टू मैक्स शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। जिनका भी प्रीलिम्स का रिजल्ट, जैसे कि आपको पता है, कल शाम को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। जिनका प्रीलिम्स का निकल रिजल्ट आ गया उनको वेरी 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 कंग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं आया उनको भी कंग्रेचुलेशंस। कि क्या पता भाई, ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ और भी होगा। ज़रूरी थोड़ी ना एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो ज़िंदगी निकल गई, है ना? मैंने भी पहले पेपर दिए थे, बहुत बार पेपर दिए, नहीं निकले, बाद में निकलने लगे। जब निकलने लगे तो अलग अलग सरकारी नौकरियां लगी अपनी। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है ना? तो होता है कभी कभी ज़िंदगी में, ज़्यादा निराश नहीं होने का। ठीक है जी। बाकी उनकी बात, ये वीडियो मोस्टली उनके लिए ही है जो कि मेंस इस बार देने वाले हैं। आरआरबी पीओ मेंस जो आने वाला है उसमें लास्ट 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। कुछ एक मार्क्स कैसे उसमें इंक्रीज किए जाएं ताकि हमारा जो कट ऑफ है वो पार हो जाए। अपने को मिनिमम कट ऑफ पार करना है, बस इतना बात याद रखना कि कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर आ गया तो अपना गुजारा हो जाएगा भाई। क्लियर? ठीक है जी। कट ऑफ की बाकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो अपना, ठीक है ना? और ठीक है जी। इन स्ट्रेटजीज पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, मैं मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, लास्ट 6 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। आप सब एस्पायरेंट हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेंस की वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको प्री की, आपको सिलेबस की अच्छी खबर है कि सिलेबस में आता क्या है क्या नहीं। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, क्वांट्स मैंने पूरा ही पढ़ा रखा है, फिर मेरी बात सुनिएगा ढंग से, कि मैंने पूरा क्वांट्स पढ़ा रखा है सिलेबस पे। और पूरा सिलेबस क्वांट्स का मैंने करवा रखा है अपने चैनल पे। उसमें जाके पूरा क्वांट्स जो है, आपका जो भी टॉपिक क्वांट्स में वीक है, उस टॉपिक को आप एक बार देखिए अच्छे से। और तो आपको इस पे क्वांट्स का जो भी टॉपिक टफ लग रहा है भाई, देखो, आप एक बार मेरा कंटेंट जो है ना, मेरा एक बार कंटेंट को जाके ढंग से देखो। एक भी चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर है, सपोज करो परसेंटेज का चैप्टर है, आप परसेंटेज का चैप्टर का वीडियो इस पे देखो जाके। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे भाई तो फिर, अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो कहना। बाकी आप ट्राई मारो, एक बार कंटेंट को देखो। मेरा ये मानना है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने डीआई पढ़ा रखी है, मैंने क्वांट्स का सिलेबस पढ़ा रखा है, सारा अरिथमेटिक पढ़ा रखा है। तो एक बार ट्राई जरूर करें। बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ से हमारी, कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखो भाई, कट ऑफ जो है हर बार अलग अलग होता है। कट ऑफ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। जो कट ऑफ की मैं बात करता हूँ वो फिक्स नहीं है। क्लियर? कट ऑफ जो है वो फिक्स नहीं है, कभी भी ये कट ऑफ फिक्स नहीं होता है। हर बार वैकेंसी पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ कंपटीशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन फिर भी एक रफली, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका, रफली अगर हम बात करें तो तुमको यहाँ से 80 से 85 नंबर लेना है। 85 नंबर अगर तुम्हारा आ गया जनरल कैटेगरी में तो तुम अपने आप को सेफ मान के चलो। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो है वो 75 के आसपास जाएगी, और कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर रहेगा तो आगे जाके इंटरव्यू में फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना? तो अगर किसी का 85 नंबर, 85 से 90 नंबर के बीच में है तो वो 100% बंदा सेफ है। इतनी बात मान के चलना कि तुमको पेपर में 85 नंबर लाने हैं। क्लियर? 85 क्रॉस करवाना है। इतनी बात क्लियर है जी? कट ऑफ के लिए इतना ही ध्यान में रखो। क्यों? अगर तुम पहले से 100 नंबर या 120 नंबर या 110 नंबर का टारगेट ले लोगे, बाद में तुमसे जाके 40-50 सवाल ही बने तो तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बन जाएगा बिना मतलब। इसलिए जेन्युइन टारगेट रख के चलो। क्लियर है? सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज में कि तुम्हें कितना नंबर लाना है, तो सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो भाई, क्वांट्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें तुम्हें 20-20 40 नंबर लेने हैं। 20 और 20 40 नंबर तुमको स्कोर करना पड़ेगा यहां से। ठीक है ना? 20 और 20 40 नंबर तुम्हें यहां से स्कोर करना है एनी हाउ। 40 प्लस ही रखना, कम से कम 40 से 45 के बीच में नंबर लाने की कोशिश करना। इतना मिनिमम चाहिए, क्योंकि तुम यहां पीछे हट गए तो यहां दिक्कत आएगी। क्लियर? यहां पीछे रह गए तो यहां दिक्कत आएगी। उसके बाद आता है कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर में तुमको 10 नंबर लाना है। उसके बाद आता है इंग्लिश, इंग्लिश में तुमको 20 नंबर लेना है दोस्त। इंग्लिश में तुमको 20 नंबर एनी हाउ, एनी हाउ
तुमको नंबर स्कोर करना है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जीएस जो आती है वो सीधी सी बात है, जीएस होती है टफ। आरआरबी की जीएस जो होती है, आरआरबी की जीएस होती है टफ। यहां तुम ज्यादा नहीं ले सकते हो, 10 से 12 मार्क्स ही ले सकते हो। क्लियर है? तुमको इस हिसाब से अपना एक चार्ट बनाना है। तुम्हें ये लेना है भाई, क्वांट्स रीजनिंग मिला के 40 से, क्वांट्स और रीजनिंग 40 से 45 नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर, अपना कंप्यूटर में 10 नंबर, और जीएस में 10 से 12 नंबर या 15 कह लो। तुम्हें इस रेंज में नंबर लेना पड़ेगा कट ऑफ पार करने के लिए। अगर तुम इतना नंबर ले रहे हो तो तुम अच्छे खासे सेफ जाओगे। क्लियर है जी? ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। भाई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, अपना कॉमन मिस्टेक्स लेवल ऑफ एस्पायरेंट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो जब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करूं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे यहां पे हम। ठीक है? कट ऑफ के बारे में भाई फिक्स रखो, तुम्हारा 85 नंबर तुम्हें चाहिए है। अगर तुम कट ऑफ आ रहा है, सपोज करो तुम्हारा पेपर का कट ऑफ गया 70 नंबर का, अगर मान लो 70 का कट ऑफ गया, तुम्हारे 72 या 73 नंबर है, तुम्हें दिक्कत आएगा, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू भी है भाई। आगे जाके इंटरव्यू, यहां जाके लोचा हो जाएगा, यहां दिक्कतें आ जाएंगी। क्लियर? जितना भी कट ऑफ आएगा ना, उस कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर रखना पड़ेगा तुमको अपने आप को, अगर चाहते हो फाइनल सिलेक्शन लो तो। हाँ, अगर तुमको अगर इंटरव्यू देना है बस, तो फिर जाके दे आओ कट ऑफ यार, पेपर देख लो जाके सीधा। क्लियर? ठीक है ना? निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो ये है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं, तो सबसे पहले तो क्वांट्स की बात करता हूं। क्लियर? क्वांट्स की बात करता हूं, दूसरे नंबर पे रीजनिंग की बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है? तो देखो यार, तुमको करना क्या है, सबसे पहले तो पेपर का एक आइडियल स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले तुमको एक तो चीज, हाँ यहाँ ये भी है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रह गया, सेक्शनल टाइमिंग। तो जो ये सेक्शनल टाइमिंग नहीं है तुम्हारे पेपर में, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मेंस में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है ना। क्लियर है? नहीं है भाई, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो सेक्शनल टाइमिंग शायद है सेक्शनल टाइमिंग, एक सेकंड माफ करिएगा, सेक्शनल टाइमिंग है, ध्यान से निकल गया था, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। सेक्शनल टाइमिंग है भाई लोग, सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है ना? क्लियर? कितना कितना है, करीब करीब क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों में 30-30 मिनट है। ठीक है ना? और जीएस एंड कंप्यूटर जो है वो है तुम्हारा कितना नंबर का, ये है 15-15 मिनट का। सेक्शनल टाइमिंग है, माफ करना मेरे को मिस्टेक हो गई थी, यहां से मेरे दिमाग से निकल गई थी बात, ध्यान नहीं था, पिछली बार का ध्यान चल रहा था। ठीक है? तो सेक्शनल टाइमिंग है, 30-30 मिनट है क्वांट्स में, ये अच्छा चीज है। देखो कई लोग ये मानते हैं कि सर सेक्शनल टाइमिंग अगर नहीं होता तो ज्यादा बेटर रहता, ऐसा नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग अगर होता है, नहीं होता है तो इंसान भटक जाता है। कई बार हमारे पास एम ना हो तो हम भटक जाते हैं। मेरी पर्सनल सजेशन मानो तो टाइमिंग होना बेस्ट है। अगर तुम्हारे पास टाइमिंग रहेगा ना, टाइमिंग बेस्ट है भाई। अगर तुम्हारे पास टाइमिंग रहेगा, तुम्हें पता है कि क्वांट्स में 30 ही मिनट है, इसी 30 मिनट में अपना खेल दिखाना है। क्लियर? रीजनिंग में 30 बहुत है भाई, 30 मिनट कम नहीं है। तुमको 30 मिनट में 20 सवाल करने हैं, यहां 30 मिनट में 20 सवाल करने हैं बस। क्लियर है ना? ठीक है जी। बाकी रही बात जीएस और कंप्यूटर में 15-15 मिनट, तो देखो यार, जीएस और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, या तो तुम्हें आ रहा है या तो नहीं आ रहा, टिक मार्क ही करना है। क्लियर? तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं है भाई, इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो टाइमिंग के बारे में ये कहानी है कि मेरे हिसाब से टाइमिंग ही बेस्ट होता है। क्लियर? उसके बाद कंप्यूटर की बात करें, क्वांट्स की, जैसे अपने को पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करता हूँ क्वांट्स की, तो मेरा ये मानना होता है अगर ये 30 मिनट है तो सबसे पहले 2 मिनट लगाओ स्किमिंग पे, 2 मिनट लगाओ स्किमिंग पे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे 40 सवाल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले 2 मिनट ऐसे रैंडमली 40 सवाल देखो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर 2 मिनट, अपने 2 मिनट में 40 सवाल कैसे देखेंगे? तो तुमको सारे सवाल नहीं देखना है मेरे दोस्त, सारे सवाल नहीं देखना है। पहले सवाल नंबर 1 देखना है, सवाल नंबर 6 देखना है, 8 देखना है, रैंडमली ऐसे देखना है। क्लियर? मान लो सवाल, उसको नोट कर लेना, नोट करने वाली बात हो तो नोट भी कर लेना। क्लियर? कि पता रहेगा ना। अच्छा, मेरी बात एक और है, मैं क्या करता था, मैं नोट नहीं करता था। क्लियर? मैं नोट नहीं करता था, नीचे पर्पल कलर से जो मार्क फॉर रिव्यू होता है ना, मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लेता था। जैसे मेरे को पता है 4 नंबर के सवाल जो है ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सवाल मेरे से सॉल्व हो जाएगा, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता था। 5 नंबर 6 नंबर पता है फिर सिंप्लीफिकेशन ही होगा, 10 नंबर पे डीआई है, मार्क फॉर रिव्यू कर लेता था। और डीपली जाना है तो 10 नंबर पे कौन सी डीआई है, 10 नंबर पे पाई चार्ट है, नोट करके लिख लिया 10 पे पाई चार्ट है। फिर आगे बढ़े, ऐसे ऐसे पता चला 15 नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? पता चला 20 नंबर पे आगे जाके लाइन ग्राफ है। तो ऐसे छोटा छोटा करके ना मैं लिख लेता था। जैसे मान लो तुम 30 नंबर पे बार ग्राफ है, तो ऐसा लिखने का ये फायदा होता था कि मेरे को पता है 4 डीआई है टोटल, एक डीआई ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा।
अब मेरे को तीनों को बार बार नहीं देखना है। अगर मान लो ऐसे लिखा है 35 पे केसलेट है, तो मेरे को ये बात पता है कि भाई मेरे को इनमें सबसे आसान क्या लगता है। मेरे को सबसे आसान अगर मान लो बार ग्राफ लगता है, तो मैं ना ही 10 नंबर वाला देखूंगा, ना ही 20 नंबर वाला देखूंगा, ना ही 35 नंबर, मैं सीधे 30 नंबर वाले सवाल को टिक करूंगा पहले। क्लियर? समझ आया? ये बात क्लियर हुई कि इसका ये फायदा है। 2 मिनट ज्यादा, हाँ ये भी नहीं कि रम जाओ पूरा, ये भी नहीं कि पूरे उसी में घुस जाओ भाई, पता लगा कि 20 मिनट तुमने इसी में लगा दिए, ऐसा नहीं। बस देखना है, नोट करना, अपने को पता होना चाहिए पेपर में क्या है। इसका क्या फायदा होता है, क्या पता 38 नंबर, 39 नंबर और 40 नंबर का जो सवाल है उसकी सिंप्लीफिकेशन हो। हम पहले सवाल देखते नहीं है, ये पहले पहले टफ सवाल दे रखे हों, पहले टफ सवाल हम करते रह जाएं, बाद में पता चले ये रह ही गया। तो इसका ये फायदा होता है स्कीमिंग का, कि अपने को पता होता है 40 सवाल कौन से हैं। क्लियर? उसके बाद करना कैसे है, मेरा क्या सीक्वेंस रहता था कि लोग तुमको बोलेंगे कि पहले इजी इजी पकड़ो। भाई मैं ये बोलता हूं कि जब तुम पेपर शुरू करोगे, तुम्हें पता है शुरुआत में तुम्हारे पास 30 मिनट है। अगर शुरुआत में तुम्हारे पास 30 मिनट, तो मैं क्या करता, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है भाई, लोगों को ना अच्छी भी लग सकती है, तुमको अगर अच्छी नहीं लगे वीडियो छोड़ देना, मैं नहीं तुमको बोलूंगा कि वीडियो मेरी जबरदस्ती देखो, पर मैं सटीक बात बताता हूँ जो कि इफेक्टिव हो, अदरवाइज मैं बताता नहीं हूँ। क्लियर? मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि पहले पहले एक डीआई करो, एक डीआई खत्म करो, निपटा लो चारों डीआई में, जो सबसे इजी डीआई निपटाओ। क्योंकि भाई देखो, तुम्हें डीआई एक आधा निपटाना ही पड़ेगा, बिना डीआई के गुजारा नहीं है, बिना पजल के गुजारा नहीं है, बिना आरसी के गुजारा नहीं है, एक एक दो दो तो करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले एक डीआई उठाओ और एक डीआई खत्म करो, ऐसे तुम्हारा 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। करना पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। मेरी स्ट्रेटेजी देख रहे हो तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। क्लियर? मैं नहीं तुमको बोलता कि पहले इजी इजी कर लो, क्यों? देखो उसका भी एक डिमेरिट यहां पे कंपैरिजन बताता हूं। मान लो तुमने इजी इजी पकड़ा, सपोज करो पहले तुमने सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है, क्वाड्रेटिक ढूंढ के कर लिया, बाद में करते करते पता चला यार 25-26 मिनट तो इसी में निकल गया। ठीक है, अच्छी बात है, 10-12 क्वेश्चन हो गए, 10-12 क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये 5-5 नहीं ना होता है, और ये प्रीलिम्स के जितना आसान भी नहीं होता है, मुश्किल भी होता है, और 2-2 3-3 होता है सिर्फ। हाँ है ना? मुश्किल भी होता है और 2-2 3-3 ही होता है। तो ऐसा नहीं, और हर क्वेश्चन में अलग मेहनत लगेगा। तो पता चले 25-26 मिनट बाद डीआई करने बैठो तो वो तो होगा ही नहीं कभी भी, 4 मिनट जो बचा वो भी बर्बाद जाएगा। तो मेरा स्ट्रेटेजी रहता है पहले ये निकालो। क्यों? क्योंकि इसमें 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट भी लग गया ना, अगर एक डीआई डन है तो सेंस ऑफ रिलीफ रहेगा तुम्हें पेपर में, तुम्हें इजीनेस फील होगी पेपर के अंदर भाई। क्लियर? तुम्हें पेपर के अंदर दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? उसके बाद स्पीड मैथ पकड़ो, स्पीड मैथ्स पकड़ो। पहले डीआई एक पकड़ो, सबसे इजी वाला, तुमने लिख रखा है कौन सा इजी है, उसके बाद स्पीड मैथ पकड़ो। उसके बाद तुम्हें डाटा सफिशिएंसी के सवाल दिखते हैं, डाटा सफिशिएंसी के सवाल इजी होते हैं, डेफिनेटली इजी होते हैं भाई। 2-3 सवाल तो दिखता ही है, 5 क्वेश्चन करीब करीब ये दिख जाएगा तुम्हें डेफिनेटली। स्पीड मैथ के 5 से 7 क्वेश्चन दिखते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन स्पीड मैथ के दिखते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन स्पीड मैथ के दिखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे, और इजी भी होंगे, डुएबल होंगे। उसके बाद इजी अरिथमेटिक के सवाल ढूंढो, जो इजी अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं ना, इजी चैप्टर्स के, वो ढूंढो। 2-3 क्वेश्चन ये करो, ऐसा करने से तुम्हारे 15-20 सवाल हो जाएंगे। समझ आया? मेरा ये सीक्वेंस है, मैं फिर बता रहा हूं कहां गया, कि तुमको भाई पहले एक तुम बेटर वे में तुम ये करो कि पहले तुम एक डीआई पकड़ो, उस डीआई करने से तुम्हारा 5 क्वेश्चन होगा, करना ही पड़ेगा, 5 क्वेश्चन होगा। उसके बाद तुम स्पीड मैथ पकड़ो, ज्यादा नहीं तो 3-4 क्वेश्चन तो तुम यहां से करोगे। उसके बाद तुम डाटा सफिशिएंसी पकड़ो, ज्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन तो तुम यहां से करोगे। उसके बाद अरिथमेटिक पकड़ो, अरिथमेटिक पढ़ो, 3 से 4 क्वेश्चन तुम यहां से करोगे, सब मिला के देखो तो 15 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ है ना? 5 3 8 2 10 3 13 14 15 तो हो गया आराम से। 15 ही क्वेश्चन करना है ना। तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि 2 डीआई करो, ना बोल रहा हूं तुम्हें 3 डीआई करो, ना बोल रहा हूं तुम्हें 4 डीआई, नहीं करना है भाई, नहीं करना है। अगर डीआई में बहुत अच्छा पकड़े तो पहले 2 डीआई बना लो, फिर ये बोलूंगा। लेकिन क्यों परेशानी में क्यों डालना यार? सिंपल वे में चलने से भी तो सवाल हो ही गया। देखो तो 15 सवाल ही करने थे मेरे को, 15 से 20 सवाल करने, टाइम बचा तो एक डीआई और कर लेंगे। इजी किया मैंने तो, कोई पैनिकनेस किया ही नहीं, एक डीआई बनाई सिर्फ, स्पीड मैथ को सॉल्व किया, डाटा सफिशिएंसी सॉल्व किया, और इजी इजी बोल रहा हूं यार, 3-4 अरिथमेटिक तो इजी दिखेंगे, 3-4 अरिथमेटिक तो इजी बनेंगे यार। सिंपली दिमाग पे कोई जोर नहीं है, इजीली हुआ कि नहीं हुआ बताओ। सेम कहानी तुम्हें रीजनिंग में फॉलो करनी है। क्या? सबसे पहले तो तुम्हें स्किमिंग, पहले तो तुम्हें क्या करना है, स्किमिंग करना है।
सबसे पहले तो तुम्हें स्किमिंग करना है, क्लियर। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो एक पजल सेटिंग बना लो भाई, एक सेट किसी भी चीज का जो तुम्हें इजी लग रहा है ना, पहले तो इसका एक सेट बना लो, एक सेट ये सॉल्व कर लो। 5 क्वेश्चन यहां से हो गए, एक सेट बना लो भाई। क्यों? क्योंकि शुरू में तुम्हारे पास 30 मिनट है, 30 मिनट में तुम 8-9 मिनट भी लगा दिए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले इजी करने लग गए, बाद में टाइम बचता नहीं है और प्रेशर में ये सॉल्व नहीं होता। तो मैं ये करता था, पहले टफ निपटा लेता था, उसके बाद अटैकिंग मोड में आता था, फिर मैं मिसलेनियस पे हाथ डालता था। मिसलेनियस जितने उधर डालो फिर, क्लियर। हाँ, एक चीज और आती है, डाटा सफिशिएंसी के सवाल आते हैं, डेफिनेटली करना, आते हैं भाई, इजी होते हैं, सॉल्व भी होते हैं। मिसलेनियस करना, ये मिसलेनियस का सवाल सॉल्व करना। मिसलेनियस में तुम्हारा मिसलेनियस भी 3 क्वेश्चन आता है ना, मिसलेनियस भी होता है यार, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, मीनिंगफुल वर्ड्स, ये इजी होता है करने के लिए, इसको पकड़ना, डाटा सफिशिएंसी पकड़ना। फिर जो चैप्टर वाइज सवाल है ना, जैसे सिलॉग्स हो गए, इनइक्वलिटी हो गई, मैं ऐसे करता था सवाल, इनइक्वलिटी हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, इस हिसाब से तुम्हें 15-20 क्वेश्चन करने हैं यहां से। कोई बड़ी बात नहीं दोस्त, 5 क्वेश्चन ये, 2-3 क्वेश्चन ये, 8, 2 क्वेश्चन ये, 8 2 10, 5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे यार तुम। इनइक्वलिटी, सिलॉग्स होता है, इनइक्वलिटी होता है, रैंकिंग होता है, कौन सा है, डिस्टेंस डायरेक्शन होता है, ब्लड रिलेशन, इतने चैप्टर यार 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, बड़े आराम से सिंपल वे से चल रहा हूं मैं, कुछ बोल ही नहीं रहा तुमको करने के लिए, तुमको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ बस। इतना कर लो कि 15-20 क्वेश्चन हो जाएगा। एक सेट टीआई करना है, एक तो बनाना पड़ेगा ना दोस्त। अगर तुम्हारा पकड़ ज्यादा अच्छा है तो पहले दोनों निपटा लो, 2 सेट निपटा लो, फिर इनमें कटौती हो जाएगी थोड़ी, समझ आया? तो पेपर में ही इस हिसाब से चलो। तीसरा सब्जेक्ट है तुम्हारा इंग्लिश, सेम कहानी, इंग्लिश में मैं कुछ नहीं करने को बोलूंगा, कुछ नहीं करना, कभी कभी कुछ नहीं करना भी बेस्ट होता है। तुमको बस आरसी करनी है सिर्फ, 2 सेट आरसी आएगी, 15 क्वेश्चन के करीब आरसी होगा, क्लियर। इस 15 क्वेश्चन में भाई सिंपल बात बोल रहा हूं, 2 सेट आरसी आएगा, 15 क्वेश्चन के करीब आरसी होगा, इसमें तुम 10-11 तो सही करोगे ना। अगर इतना भी नहीं करोगे तो मेरे भाई पेपर देने मत जाना, तुम्हारा पेपर में कोई काम नहीं है, तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा। 15 क्वेश्चन आरसी का, उसमें 11 भी नहीं सही कर पाओगे क्या? उसके बाद इजी वर्ड स्वैपिंग जो होती है, वर्ड स्वैपिंग बहुत इजी होता है ना। मैच द कॉलम बहुत इजी होता है, मैच कॉलम बहुत इजी होता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट बहुत इजी होता है। तो ऐसा करके तुम्हारा 16 17 18 नंबर इजीली आ जाएगा। 2 ये 2 ये 2 ये 6 तो ये हो गए, हाँ कि ना? ऐसी ऐसी पता नहीं और कितनी चीजें यार, करने वाले बनो, पेपर निकालना आना चाहिए। पेपर उसका नहीं निकलता है जिसको ये पता हो कि क्या करना है, उसका निकलता है जिसको पता हो कि क्या नहीं करना है, पेपर में क्या गलतियां नहीं करनी है, टफ चीजों को नहीं पकड़ना है। पेपर निकालने से मतलब है इजी से करो चाहे टफ को करो, सवाल का नंबर तो एक ही मिलेगा ना। तो इसलिए इजी, देखो कितना सटीक वे में चल रहा हूं, कुछ किया ही नहीं हमने, यहां से कुछ नहीं किया, 10-11 यहां से, ज्यादा नहीं, 2 ये करना है, 2 ये करना है, 2 हो जाएगा यार। 3-4 दे रखा है, ये 3-4 ये आता है, 3-4 ये, तो 2 तो कर ही लोगे उसमें। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि मैच द कॉलम 2 सही कर लें, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि वर्ड स्वैपिंग स्वैपिंग होती है ना, कि कौन सा कहाँ फिट करना है, इतना तो करना पड़ेगा दोस्त, क्लियर। उसके बाद जीएस टफ होती है भाई, जीएस होगी टफ, तुम्हारे उड़ने वाले हैं होश, टफ जीएस में होश उड़ जाते हैं लोगों के, तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। इसमें क्या करोगे तुम? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से 2-4 चीजें पकड़ लो, 2-4 चीजें पकड़ लो। एक तो पकड़ लो, मतलब जो, क्योंकि अब टाइम कम है यार, 8 से 10 दिन है, 8 से 10 दिन में तुम तीर नहीं मार सकते, 8 से 10 दिन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वेल एंड गुड, वो सिर्फ क्या करें, जिन्होंने पहले से कर रखा है नया मत पढ़ें, वो रिवीजन करें, मैक्स टू मैक्स रिवीजन करें। क्यों? क्योंकि पेपर में भूल जाएगा, पेपर में भूल जाएगा भाई, पक्की बात है, पेपर में भूलेगा और भूलेगा ही भूलेगा, क्लियर। तो जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो करें रिवीजन, जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो वो क्या करें, 5-6 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें, 5-6 टॉपिक्स, जैसे कि अवार्ड्स, इनसे सवाल आता ही है, अपॉइंटमेंट्स सवाल आएगा ही आएगा, उसके बाद बुक्स सवाल आएगा ही आएगा, ऑब्ituaries जो बंदे मर जाते हैं उनकी न्यूज जो होती है, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, समिट, डिटेल में नहीं पढ़ने का यार, बस इतना, समिट प्लस कॉन्फ्रेंस, इतना पढ़ने का, ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ, ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ, किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ, इतना याद रख लो, हो गया आ गया तो ठीक है। पूरा डिटेल पढ़ने बैठोगे तो 8 दिन में कुछ भी नहीं होगा, फिर एक टॉपिक भी खत्म नहीं होगा, एक टॉपिक भी। मिलिट्री एक्सरसाइज
एक टॉपिक भी खत्म नहीं होगा फिर 8 दिन में। 8 दिन तुम ऐसे बैठे रह जाओगे, यूं निकल जाएगा 8 दिन, समझ आया। तो 8 दिन में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, इस हिसाब से 5-7 टॉपिक प्रिपेयर कर लो। करना कहां से है, कोई भी पीडीएफ उठाओ, कोई भी कैप्सूल उठाओ, एग्जाम कैप्सूल पीडीएफ जो बोलते हैं जिसको, फुल पीडीएफ, उसी को रट डालो, रट डालो। समझने का टाइम नहीं है, 8-10 दिन में कोई तीर नहीं मार सकते। रट लो मतलब रट लो, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर। अगली चीज है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए भाई कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर का एक पीडीएफ पढ़ना है तुम्हें 50-60 पेज का, 50-60 पेज का पीडीएफ जो है कंप्यूटर का, इतना ही पढ़ लो, बहुत है। इजी क्वेश्चन आएगा तुमको, 40 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का होगा। तुमको इसमें 20 क्वेश्चन सही करने हैं, 10 नंबर तुम्हें यहां से लाने हैं। अब 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे यार। 5-7 क्वेश्चन तो शॉर्टकट कीज के आ जाते हैं, अब एबेकस वगैरह के सवाल आ जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वगैरह के आ जाते हैं, फुल फॉर्म्स आ जाती हैं। फुल फॉर्म्स होती थी ना, वो जो आती थी यार, क्या बोलते थे उसको, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसी आ जाती हैं। 5-6 टॉपिक पकड़ प्रिपेयर कर लोगे तो तुम्हारा 20 क्वेश्चन हो जाएगा। 50-60 पेजों की कोई भी एक पीडीएफ उठा लो, अगर तुम्हारे पास पीडीएफ है, अगर तुम्हारे पास पीडीएफ है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ा है, वही पीडीएफ उठा के रट लो, वही पीडीएफ उठा के रट लो। क्योंकि भाई टाइम कम है ना यार, मैं यही बात बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास सिर्फ 8 से 10 दिन है, तुम पूरा निचोड़, क्योंकि पहले से तुम पढ़े नहीं, अब तुम 8 से 10 दिन में पूरा तुम एकदम मास्टरमाइंड आइंस्टाइन बनना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना मेरे दोस्त। 8 से 10 दिन में कुछ नहीं होगा, तुम उतना पढ़ सकते हो जितने से पेपर निकले, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा का मतलब यह नहीं है कि कुछ ना करें, कुछ नहीं होगा का मतलब यह नहीं है कि कुछ ना करें, कुछ नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टफ चीजें नहीं होंगी। तुम उतना पढ़ो ना जिससे पेपर निकलेगा। तुम अगर 5-6 टॉपिक पढ़ लिए, सारे फुल फॉर्म पढ़ लिए, क्यों डिटेल जानोगे इसकी, फुल फॉर्म का कोई डिटेल जानने का जरूरत है, आएगा ना सवाल। शॉर्टकट कीज पढ़ लो, आएगा ना सवाल। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पढ़ लो, आएगा ना सवाल। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लो, आएगा कि नहीं आएगा। गूगल पढ़ लो, वर्ड, इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ लो, सवाल आएगा। अरे ऑटोमेटिकली आएगा यार, 5 टॉपिक तो मैंने यहां लिख दिए, फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, जनरेशन और इंटरनेट, वर्ड वगैरह, 5 टॉपिक 5 सवाल, ठीक है ना। तो इस हिसाब से चलो भाई, मेरी बात ध्यान रखना, तुम्हारा जो गेम चेंजर होगा वो गेम चेंजर क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश होगा। गेम चेंजर जो होगा वो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश ही होगा, इसी के दम पे सिलेक्शन होगा। यहां जितना नंबर लेना चाहते हो ले सकते हो, क्यों, क्योंकि जीएस आएगी टफ, और कंप्यूटर का मार्किंग जो है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 20 ही नंबर की कंप्यूटर है। तो यहां से चाह के भी तुम लीड नहीं ले सकते, लीड ले नहीं सकते, ये टफ आएगा। तो तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है तो तुम्हारा ये 3 सब्जेक्ट ही सिलेक्शन दिलाएगा। इनको अच्छे से पेपर में टैकल करना, और अगर मान लो पेपर में प्रेशर फील हो तो प्रेशर में नहीं आना है, ठंडी ठंडी हवाएं लेनी है, पानी रखना है अपने पास, पानी पीना है, और गहरी गहरी सांसें लेनी है। क्लियर है जी। मिलते हैं अगली स्ट्रेटेजी के साथ। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक्स टू एवरीवन।